नमस्कार। आज हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़े कवि, जिन्हें कि राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित किया। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि? जी, भारत भारती आपने पढ़ी होगी। भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से महात्मा गांधी ने विभूषित किया। ये हिंदी साहित्य में एक जाने पहचाने हस्ताक्षर माने जाते हैं, या यूँ कहें कि जाने पहचाने नाम हैं हिंदी साहित्य के। इन्हें किसी के परिचय के मुहताज नहीं। ये जब भी राष्ट्र के कवि, राष्ट्रपिता के द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें मिली है। बहुत बड़ी बात है। ये मैथिली शरण गुप्त, इनका पूरा नाम हुआ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म दिवस 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी में चिरगांव में हुआ था। इनके जन्म दिवस को हम कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत लोग मनाते हैं इनके जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम सरयू देवी था, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से बहुत प्रभावित थे। ये इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो चिरगांव में ही हुई, और पुनः उसके बाद हिंदी, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। मृत्यु 1964 ईस्वी में इनकी झांसी में हुई। इनकी पहली कविता हेमंत है, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साकेत, इनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत और यशोधरा, जो कि महाकाव्य है। यशोधरा की काफ़ी चर्चा होती है। हाँ, यशोधरा में गौतम बुद्ध और ये यशोधरा की चर्चा है, जो कि आपने सुना होगा, सखी वो मुझसे कह के जाते। वाह, क्या पंक्ति है। सखी वो मुझसे कह के जाते। तो यशोधरा को इन्होंने सोए हुए ही अवस्था में छोड़ के इन्होंने प्रस्थान किया। इससे यशोधरा काफ़ी दुखी थी, और उन्होंने अपनी सखी को ये बतलाया कि सखी कम से कम वो मुझसे कह के तो जाते। तो इतनी बड़ी बात है। इस भाव को जो राष्ट्र कवि जी ने पकड़ा है, किसी का ध्यान नहीं किया इस पे कि यशोधरा पे क्या बीती होगी। तो इस तरह से और भी इनके खंड काव्य भी हैं, जैसे रंग में भंग, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध। अच्छा, जयद्रथ वध इनकी? हाँ, ये भी इन्हीं की है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, विष्णुप्रिया एवं पंचवटी, ये सब इनके खंड काव्य में। और पंचवटी की ही कोई वो पंक्तियां हैं, शुरुआत की कुछ पंक्तियां जो मुझे याद नहीं है, शायद आपको स्मरण हो। पंचवटी की कुछ पंक्तियां आपको स्मरण होगी। अभी तो मुझे चारुचंद्र की चंचल किरणें, कुछ ऐसी थी। अभी तो मेरी स्मृति में नहीं है। हाँ, ये राम के भी बहुत बड़े भक्त थे। राम में इनकी बहुत बड़ी आस्था थी। तो इन्होंने राम के बारे में भी कहा है कि राम तुम्हारी चरित्र स्वयं ही एक काव्य है। वाह, कितनी बड़ी बात। कोई कवि बन जाए संभाव्य है, सहज संभाव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। क्या पंक्तियां लिखी गई। तो राम की भी, इनके जीवन में राम के लिए काफ़ी आस्था है, और इन्होंने राम की काफ़ी पूजा, आराधना, ये सब इनकी विशेषता। पुरस्कार में इन्हें, इनकी नाट्य रचना पे बात करें तो तिलोत्तमा, चित्रहास, अनघ, जो भास कवि थे संस्कृत में, आपने उनका नाम सुना होगा।
कवि भास, उनसे ही ये प्रभावित होकर इन्होंने ये सब रचना की थी। अच्छा, पुरस्कार की बात करें तो इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य वाचस्पति से भी नवाजा गया और पद्म भूषण भी सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। तो हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान देने के लिए इन्हें इन पुरस्कारों से नवाजा गया। साकेत इनकी एक प्रबंध काव्य है। यह काव्य उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, वो उपेक्षिता रूप में है, वो वर्णित है। ये किसी का ध्यान नहीं गया। हाँ। उर्मिला, उन पे क्या बीती होगी लक्ष्मण जी की। ऐसे ऐसे किरदार को मैथिली शरण गुप्त जी ने उन पे लिखा है जो जिन पे किसी का ध्यान नहीं। हाँ, जो कि लक्ष्मण अपने भाई के साथ चले गए और भ्रातृ सेवा के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को उपेक्षित छोड़ दिया। और वो सीता की तो चर्चा है अनेकों जगह, लेकिन उर्मिला जी के त्याग की चर्चा, उर्मिला के त्याग की कोई कहीं चर्चा नहीं। कवियों का याद रखेगा मैथिली शरण गुप्त जी को जिस तरीके से उन्होंने, कवियों का ध्यान ही नहीं गया उर्मिला पर। अच्छा, ये पंक्तियां उर्मिला पुस्तक रचना से ही है ये, यह कौन धनुर्धर जाग रहा जब भुवन वर्ष होता है। बहुत अच्छी पंक्ति। वो जो लक्ष्मण के बारे में कहा गया है, ये कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है, तो ये सब लक्ष्मण के लिए कहा गया है। साकेत के लिए इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इत्यादि इनको दिया गया। फिर बाद में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह से ये महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि का से जो सम्मानित किया उपाधि से राष्ट्र कवि के, तो इनके भारत भारती नामक जो काव्य है, जो रचना है, उसके लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अच्छा, भारत भारती के लिए। हाँ हाँ। अब आती है इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर थोड़ी चर्चा करें तो इसमें कई ये हैं, जैसे राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है इनके रचनाओं में। फिर भारतीय संस्कृति और गौरव में अतीत का महत्व। फिर पति परित्यक्ता नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण है। फिर समाज सुधार की भावना है। श्री राम के प्रति आस्था है, भक्ति भाव है, प्रकृति प्रेमी है। और फिर इनकी रस योजना है और भाषा शैली पर चर्चा करेंगे। तो हम इनके कविता में राष्ट्रीयता या देश प्रेम, जो इनकी जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीयता देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। गांधीवाद की प्रधानता भी है। भारत भारती इनकी एक ऐसी कविता है जो देश प्रेम या राष्ट्रीयता की जिसमें झलक हमें दिख पड़ती है। दिनकर जी ने भी कहा था कि जब अपने संस्मरण में कि रामनरेश त्रिपाठी जी की कविताएं और मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। दिनकर जी तो स्वयं भी एक राष्ट्र कवि हैं। तो भारतीय संस्कृति व गौरव में अतीत को भी अंकित किया है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व दिया है। भारत के संस्कृति से वो बेहद प्रेम करते हैं और उससे जुड़े रहना चाहते हैं। फिर पति परित्यक्ता नारी के प्रति इनके उदार दृष्टिकोण है। जैसे कि जिस नारी को पति द्वारा त्याग दिए गए हैं या किन्हीं भी कारणों से वो जो नारी विधवा हो गई या वो पति के द्वारा छोड़ दी गई, ऐसे नारियों के प्रति उनकी उदारता है जी। ये परिलक्षित होता है उनकी रचनाओं से। अब उर्मिला के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लिखा। यशोधरा जी के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो लिखे, उनके ऊपर उन्होंने। साकेत में उर्मिला का वर्णन है, फिर यशोधरा में तो यशोधरा का वर्णन है। अच्छा, साकेत उर्मिला जी। हाँ, जिसके लिए कि इनको पुरस्कार मिला है साकेत। जैसे कि उर्मिला है जिसे कि लक्ष्मण ने छोड़ दिया, त्याग दिया अपने भाई श्री राम की सेवा के लिए, साथ जाने के लिए। या फिर यशोधरा है, या फिर विष्णु प्रिया जिसे यशोधरा को रात में सोए हुए ही छोड़कर चले गए उनके पति। और
ऐसी नारियों जैसे विधवा विवाह के प्रति इनका स्वस्थ दृष्टिकोण था, जो कि छोटी उम्र में ही विधवा बन गई हैं। इस परंपरा का विरोध करते थे और समाज सुधार के लिए काफ़ी प्रयास इनका है। अतएव इनके विचार समाज सुधारक थे। वो इनके विचार काफ़ी उदार हैं, क्योंकि ये पुरानी रूढ़िवादिता को नहीं मानते। हमारी जो ऐसी परंपराएं हैं जो समाज के लिए कोड बन गई है, जिसमें सुधार लाना होगा, तभी विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा और राष्ट्र का कल्याण होगा, प्रजातंत्र भी लाना होगा। अब हम इनकी भक्ति भाव की चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न है कि क्या मैथिली शरण गुप्त जी को छायावादी कवि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इनमें थोड़ी बहुत छायावाद की झलक भी दिख पड़ती है, जैसे इनका प्रकृति प्रेम, इनका जो प्रकृति के प्रति प्रेम है, ये इसमें छायावाद झलकती है। नारी बाकी कवि लोगों ने कहा है कि वो मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित रहे। हाँ। निराला जी हैं या महादेव वर्मा जी ने काफी सम्मान दिया है मैथिली शरण गुप्त जी को। सही सुना आपने। अब हम इनके भक्ति भाव की चर्चा करेंगे। राम के प्रति इनकी जो आस्था है वो अगाध है, अनंत है। जैसे कि उन्होंने राम के बारे में लिखा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अर्थात राम के चरित्र के वर्णन के माध्यम से ही इन्होंने राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है तथा उसे काव्य के रूप में वर्णित किया है कि राम के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है वह अतिशय आस्था और भक्ति से ओतप्रोत है, क्योंकि ये बहुत बड़े भक्त थे राम के। तो इस प्रकार जो उन्होंने लिखा है, प्रकृति प्रेम भी इनके काव्य में अनन्य दिख पड़ता है। कहीं ये प्रकृति को आलंबन के रूप में, कहीं उद्दीपन के रूप में, तो कहीं मानवीय रूप में, और कहीं कहीं पर प्रकृति को एक उपदेशिका के रूप में भी। उपदेशिका मतलब प्रकृति उपदेश दे रही हो जैसे, ऐसा इस रूप में भी दिखती हैं। माने इस रूप में भी इन्होंने चित्रण किया है प्रकृति का। तो प्रकृति चित्रण इनका काफ़ी सजीव है। फिर अगर हम रस योजना पे इनके बात करें तो विविध रसों का समायोजन है इनके काव्य में। जहाँ पर जैसे कि यशोधरा में नारी वियोग का वर्णन है, वहाँ पर चाहे वो साकेत हो, वहाँ वियोग वर्णन श्रृंगार का अंकन हुआ है। चाहे वो यशोधरा हो, झंकार इनके कविता है जहाँ पर शांत रस आ जाता है। शांत रस, अच्छा, शांत तो रस विभिन्न, हाँ, जैसे इसमें विरह है, विरह का वर्णन है। इसमें झंकार इनकी जो कविता है इसमें शांत रस आता है, और जय भारत जो इनकी कविता है वहाँ पर भयानक रस का समावेश हुआ है, वर्णन किया है इन्होंने, भयानक रस। तो विविध रसों का समावेश इनके कहा जाएगा। हाँ, विविध रसों का समावेश है इनके काव्य में। भयानक रस किसे कहा जाएगा? भयानक नाम से ही झलकता है, जैसा कि भयानक रस कई प्रकार के होते हैं ना, वीर रस, रौद्र रस, बहुत अनेकों प्रकार के होते हैं। तो उसी में से भाषा शैली की बात अगर करें तो इनकी भाषा सहज और स्वच्छ भाषा है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से ये प्रभावित हैं, और उनकी खड़ी बोली को शुद्ध रूप देने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसलिए इनके काव्य में इसी प्रकार से वर्णित है। परंतु अन्य भाषाओं के जैसे तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम सभी प्रकार के शब्दों का इन्होंने समावेश किया है। शैली की दृष्टि से अगर हम देखें तो जिस प्रकार की विचार इनमें आए हैं, जैसे कहीं पर वर्णनात्मक है तो कहीं पर प्रतीकात्मक शैली आ जाती है, कहीं पर अनुप्रास अलंकार भी दिखते हैं, तो कहीं उपमा और रूपक अलंकार भी दिखते हैं। अनुप्रास उसमें हुआ चारुचंद्र की चंचल किरणें, जिसमें भी आया हो इनके काव्य बल ये में खंड में। कहीं विरोधाभास अलंकार भी मिलता है हमें देखने को। तो इस प्रकार से अलंकार की भी काफ़ी इनके
काव्य में चर्चा है, माने अलंकार आते हैं इनके काव्य में। छंद की अगर हम बात करें तो रोला, गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला, छप्पे आदि इनके प्रिय छंद हैं, जिनका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। छंद मतलब होता है वो अलंकार है, छंद है, इस अभी तो बस मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में ही हम बहुत सारी, जैसे कि उनकी बहुत सारी पंक्तियां हमें याद आती है, चारू चंद की चंचल किरणें, और तो ऐसे तो बहुत सारी उन्होंने लिखी है पंक्तियां, लेकिन सबसे अच्छी पंक्तियां आपको कौन सी लगी, जो जिसे होता है कुछ कुछ, जैसे कि हम हर कवि के बारे में बात करते हैं, ये दो पंक्तियां याद रहती है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी की सबसे अच्छी पंक्तियां कुछ दो तीन पंक्तियां बताइए जो। ऐसे तो हमें बहुत सारी पंक्तियां उनकी अच्छी लगती हैं, पर सबसे अच्छी लगती हैं जो उन्होंने राम पे लिखा है। राम पे जो उन्होंने लिखा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है। मैंने हाँ, ये तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। फिर है सखी वो मुझसे कह के जाते, फिर और भी अनेकों हैं। उनके पहले मैथिली शरण गुप्त जी के पहले किसी का ध्यान नहीं गया, यशोधरा का, हाँ, यशोधरा है, है। फिर और भी अनेकों उनकी हैं जो अभी मुझे मेरी स्मृति में नहीं है। तो फिर मैं जैसे कि उनकी चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अपनी और अंबर तल में, और भी हैं उनके बहुत सारे हैं, पर अभी उतनी स्मृति में मेरी है नहीं। तो इस तरह से इन्हें यशोधरा, भारत भारती, साकेत, ये काफ़ी चर्चा होती है जी। तो ये बहुत ही सम्मानित कवि, राष्ट्र कवि हैं। तो 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। कम से कम हिंदी साहित्य से जो रुचि रखते हैं वो 3 अगस्त को जरूर मैथिली शरण गुप्त जी की दूसरे भाग में हम इनके कुछ और काव्य खंड पर विचार करेंगे। अभी बस जी, काफी रोचक दो महत्वपूर्ण जानकारी आज प्राप्त हुई कि ये कवि दिवस 3 अगस्त को जरूर हम सभी को मनाना चाहिए अपने तरीके से। जी। और दूसरी बात है कि महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। इनका देश प्रेम था ही ऐसा कि महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए इनके देश प्रेम से। राष्ट्र प्रेम इनका अगाध राष्ट्र प्रेम है, देखकर गांधी जी भी प्रभावित हो गए थे। तो ये रही, ये हमारा सौभाग्य कि हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त जी जैसे महान। उसके बाद इनकी और भी पंक्तियाँ कुछ जैसे याद आ रही हैं। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उनके जयद्रथ वध में, उनके फिर और भी जितनी भी काव्य रचना है। जयद्रथ वध, अच्छा, उनकी तो अन्याय का घोर विरोध किया है इन्होंने अपने सारे काव्यों में। और समाज सुधार के लिए इन्होंने, नारी के उत्थान के लिए जो भी पति से तो यशोधरा और उर्मिला की परित्यक्ता है, लगता है। हाँ, तो उनके लिए इन्होंने जैसे पुनर्विवाह की ये स्थापित किया कि जो भी विधवा विवाह या पुनर्विवाह कर सकती हैं, जो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाती थी, जिन्होंने कि ससुराल। बड़ी बात है, इतना बड़ा हृदय किसी कवि का हो। अब देखिए, हालांकि बड़े मकसद के लिए ही बुद्ध ने या लक्ष्मण ने छोड़ा इन लोगों को, लेकिन फिर भी कष्ट तो हुआ। उर्मिला जी को तब त्याग साधना तो करना पड़ा। यशोधरा जी, उर्मिला का त्याग भी बहुत बड़ा त्याग है, बड़ा त्याग है, हो जाता अगर जिनकी की कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी कवि ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, और इस तरह से उर्मिला उपेक्षित रह गई। तो उन पर इन्होंने जो लिखा है वह बहुत ही, मतलब इस चीज के लिए खास तौर पे मैं समझता हूँ कि सभी को साहित्य में ये समझना चाहिए ये बात, मैथिली शरण गुप्त ने ये कितनी बड़ी बात। तो नारी सुधार इन्होंने बहुत ही नारी के प्रति ये किया है। जैसे किया इन्होंने वो विधवा विवाह, बाल विवाह, ये सब बाल विवाह का विरोध किया है, विधवा विवाह। उसके बाद जो नारी पति से परित्यक्ता हैं उनके लिए पुनः
फिर विवाह की ये योजना, ये सब इन्होंने तो ये इन्होंने समाज जैसे सुधार। विडो रिमैरेज, ये सब विषय जो है, जो टॉपिक है, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, राजा राम मोहन रॉय और कई लोगों के नाम आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि केवल समाज सुधारक ही इस विषय पे प्रखर तरीके से कह सकते हैं, कभी भी अपने तरीके से योगदान दे सकते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने दिखाया। कभी अपने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ये, और करते ही हैं, करते हैं। उनकी लेखनी के माध्यम से ही हमें बहुत सारा मतलब एक संदेश मिलता है। एक तो ये बहुत ये एक अहम जानकारी है, और मैं चाहूँगा कि दर्शकों से भी कि 3 अगस्त को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म जयंती पे कवि दिवस अपने अपने तरीके से आप मनाइए, श्रद्धांजलि दीजिए, उनकी कविताओं को साझा कीजिए, और बताइए कि उनकी कौन सी कविता आपको अच्छी लगी। हाँ जी हाँ, मैंने तो जो आपने कहा मुझे लगी बहुत अच्छी बात, राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य, बहुत अच्छी पंक्ति लगी। दर्शकों से ये अनुरोध है कि आपको मैथिली शरण गुप्त जी की सबसे अच्छी पंक्ति क्या कौन सी लगती है, आप जरूर साझा कीजिए। जी, धन्यवाद।